हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये बहुत ही खुशी की बात है कि लास्ट मैंने जो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के जो सजेशंस दिए थे आपको, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में स्ट्राइक किए थे। एंड आई होप कि अभी बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी, ये जो दो पेपर अभी बाकी हैं, इसके भी सजेशंस एग्जाम्स में इसी तरीके से स्ट्राइक करते रहें एंड आपका रास्ता थोड़ा ईजी हो जाए। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी। थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो एग्जाम्स में आए हुए हैं एंड जो आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। नाउ ये क्वेश्चन पार्टनरशिप से लिया गया है एंड यहाँ पे आपको बताना है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ दिस बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है इसको। Like a fixed capital account, here two types of accounts are prepared, that is capital account and current account. Whereas in fluctuating capital account, only one type of account is prepared, and that is capital account. And second point of difference, that is in fixed capital account, all adjustments are recorded in the current account, whereas in fluctuating, all adjustments are recorded in the capital account only. बिकॉज यहाँ पे एक ही अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट, तो उसी में सारे एडजस्टमेंट्स हमें करने होते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, कमीशन एंड ऑल दैट। हियर नो चेंज इन कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दो अकाउंट बनते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में मोर और लेस ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है बिकॉज देर आर नो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। वेयर एज in fluctuating capital method, the balances of capital account generally changes, and the last capital account always shows the credit balance, whereas in fluctuating capital account balances may be debit balance or credit balance. ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट एनी 5 लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। नाउ सिंगल एंट्री सिस्टम की एक और क्वेश्चन भी है जो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस में इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड एंड इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चा नहीं करना होता है। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज़ क्वाइट ईजी, ज़्यादा झंझट झमेला नहीं है ट्रांजैक्शंस में, एंड ईजी टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। And what are the limitations? Like this is not suitable for big business enterprises, and the arithmetical accuracy of the accounts cannot be checked properly because the accurate data provide नहीं होता यहाँ पे, and the true profits cannot be found out. ठीक है, मतलब एक्चुअली कितना प्रॉफिट फर्म ने बनाया है, so that is very hard to find. Then third, financial position of the firm cannot be found out due to lack of data and informations. And this is, as the name implies, it is an incomplete and unscientific system of recording accounts. Okay? And it is not reliable also because it is not scientific. Okay, तो ये हो गए इसके advantages and limitations. Let's move on to the next question. State any 5 conditions when the court may order partnership firm to be dissolved. Now partnership firm, as we know that ये टोटल ये काम करती है म्यूचुअल ट्रस्ट पे। अगर once the partners lose that trust or confidence among each other, it will be dissolved naturally. But sometimes the court may interfere. कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है पार्टनरशिप इन द फॉलोइंग circumstances. What are those? First, when a partner becomes lunatic or unsound mind. इफ एनी ऑफ द पार्टनर अगर पागल हो गया या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो द कोर्ट में स्टॉप दैट पार्टनरशिप फर्म। देन व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, दैट मीन्स मे बी हेल्थ वाइज अगर वो वीक हो गया है, बीमार हो गया है, देन ऑल्सो द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन। थर्ड, व्हेन अ पार्टनर deliberately breaches the agreements. Breaches means when he breaks the agreements, the partnership agreements deliberately. That जानबूझ के अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करता है, कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे पार्टनरशिप फर्म को नुकसान होता है, so the court may order for dissolution. Fourth, when a partner behavior adversely affect the firm,
अगर पार्टनर का कोई भी पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है जो फर्म के बिजनेस को अफेक्ट करता है, सो इन दैट केस टू. एंड नंबर 5, when a partner transfers his interest in the firm to find to a third party. अगर कोई भी पार्टनर उसके जो फर्म का जो इंटरेस्ट है अगर किसी थर्ड पार्टी को अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, इन दैट केस द कोर्ट विल ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. एंड लास्ट, when the court regards dissolution to be just and equitable. So whenever the court think that it is it is just and equitable to break the partnership, so it can do that. Let's move on to the next question. What is the importance of analysis of financial statements? Now यहाँ पे analysis of financial statements में friends cash flow statement, ratio analysis ऐसे कुछ चैप्टर आते हैं. एंड इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक हाउ इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. फर्स्ट, इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक क्विक डिसीजंस ऑन सप्लाइंग यूजफुल इंफॉर्मेशन. मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए. इट सप्लाइज यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स अबाउट द करेंट मार्केट वैल्यू एंड फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो इन्वेस्टर हैं जो कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक फर्म का या कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है. सो ऑल दिस इट इज़ हेल्पफुल फॉर एम्प्लॉयज़ टू नो द करेंट पोजीशन ऑफ द फर्म सो दैट दे कैन नेगोशिएट ऑन देयर वेजेस एंड सैलरीज. अगर फर्म की पोजीशन अगर अच्छी है तो हो सकता है वो मैनेजमेंट के साथ में नेगोशिएट करें सैलरी या वेजेस को बढ़ाने के लिए. It helps the government and tax authority to determine the tax liability of the company. कि कंपनी को कितना टैक्स पेमेंट करना है, एंड दिस टैक्स इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट, कि हाउ मच प्रॉफिट हैज़ बीन अर्नड बाय द कंपनी. सो दिस प्रॉफिट कितना अर्न किया है कंपनी ने, तो ये पता चलता है बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर लिक्विड एसेट्स? गिव टू एग्जांपल्स. Those assets which can be converted into cash within a short period of time are called liquid assets. Very simple definition, like stock, bills receivables, debtors, etc. तो ये सारे liquid assets हैं, इनके examples हैं जो quickly हम लोग convert कर सकते हैं cash में. Right. The next question. What is meant by straight line method of depreciation? State its merits and demerits. Right. इसका definition देखते हैं. In this method, the amount of depreciation is the same every year. It is charged on the value of machine. It is charged on the value of machine at a fixed rate, and this method is also known as fixed installment method. ठीक है. यहाँ पे जो एवरी ईयर जो हम लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करते हैं दैट इज यूनिफॉर्म सेम फॉर एवरी ईयर. एंड ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं बाय दिस फॉर्मूला, लाइक कॉस्ट ऑफ द एसेट, जब हम लोग परचेज करते हैं एसेट को, दैट कॉस्ट, और इसके ऊपर जो मशीनरी को इंस्टॉलेशन करने में जो खर्चा हुआ है दैट इज़ ऑल्सो एडेड, माइनस स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू मतलब जब मशीन ख़राब हो जाएगी तो उसको जब हम लोग भंगार वाले को बेचेंगे, कबाड़ी वाले को बेचेंगे, तो कितना स्क्रैप वैल्यू मिलता है उसका. ठीक है. डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन को स्क्रैप वैल्यू से माइनस करके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन डिवाइड करेंगे, यू गेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. देखते हैं इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. मेरिट्स, देयर आर 2 मेरिट्स आई हैव रिटन. दिस मेथड इज सिंपल एंड इट इज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. नो प्रॉब्लम विद दिस. द वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजुअल लाइफ विल बिकम जीरो. क्योंकि मान लो कि मशीन की लाइफ 10 साल है, तो 10 साल के बाद में इस मेथड से मशीन की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज एवरी ईयर डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो उस मशीन की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करेगी, एंड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इट विल बिकम जीरो. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिमेरिट्स. दिस मेथड इज नॉट सुटेबल वेयर देयर आर नंबर ऑफ मशीन्स. वहाँ पे अकाउंटेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी मशीन कब परचेज की गई है, उसका डेप्रिसिएशन, तो ये एक प्रॉब्लम है. दिस मेथड इज नॉट लॉजिकल इन द सेंस दैट रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीज एज द एसेट बिकम्स ओल्डर.
Now, this is a very practical thing that when we use the asset, and as the asset gets older and older, you need to spend a lot of money on its repairs and maintenance, right? तो यहाँ पे ये मेथड काम नहीं करेगा, right? Next question is what is meant by over subscription of shares? Again ये कंपनी अकाउंट से है and over subscription as the name implies. देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. When a company receives application for more number of shares than the number of shares offered to public, it is called over subscription of shares, and a company cannot allot more shares than what it has offered. तो कंपनी जो मान लीजिए कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं एंड शेयर होल्डर्स को ये चीज़ मालूम नहीं होती कि कंपनी ने कितना इशू किया है, बिकॉज दे कीप ऑन बाइंग द शेयर्स. तो अगर 10,000 की जगह पे अगर कंपनी को 11,000 के एप्लीकेशन आ गए तो दैट मीन्स 1,000 इज ओवर सब्सक्रिप्शन. सो दैट इज नाउ ये ओवर सब्सक्रिप्शन वेन एवर ए कंपनी फेसेस ओवर सब्सक्रिप्शन, ए कंपनी हैज़ टू ऑप्शंस. फर्स्ट, टू रिजेक्ट एंड रिफंड द एक्सेस money received on application, and the second option is to adjust the excess money received towards the next installment, and that is allotment. तो इस तरीके से दो ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास में ओवर सब्सक्रिप्शन का जो मनी है उसको एडजस्ट करने का. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट वन, व्हाट इज meant by shares issued at discount? State the conditions for the issue of shares at discount under the Companies Act 1956. Now, shares issued at discount, as the name implies, बहुत simple है. When the issue price of the share is less than the face value, it is said to be, the shares issued at discount. Because every share का एक face value होता है, generally in multiples of 10. जैसे 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, लाइक दैट. तो अगर फेस वैल्यू से अगर कंपनी उसको कम प्राइस में अगर इशू करती है, सो दैट इज़ कॉल्ड इशूड प्राइस. जैसे 10 रुपये का शेयर है, कंपनी में इशूड एट 9 रुपीज़ और 8 रुपीज़, लाइक दैट. तो फेस वैल्यू से कम, राइट. नाउ लाइक विच कंपनीज कैन डू दिस? कंपनी कब ऐसा काम कर सकती है? लाइक कंपनीज, व्हेन ए कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट. सो देर आर 4 कंडीशंस according to Companies Act 1956. First, a company must complete 1 year after getting the certificate of commencement of business. हम लोग जानते हैं 2 सर्टिफिकेट मिलती है जॉइंट स्टॉक कंपनी को. फर्स्ट, ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. तो ये कमेंसमेंट की सर्टिफिकेट जब कंपनी को मिलती है उसके बाद में एटलीस्ट 1 साल तक कंपनी काम करना चाहिए. उसके बाद ही इट कैन इश्यू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट और प्रीमियम. देन शेयर्स मस्ट बी ऑफ द सेम क्लास इश्यूड अर्लियर. लाइक जो शेयर कंपनी ने पहले इशू किए थे, सेम उसी की फैमिली का शेयर होना चाहिए. डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स आर नॉट अलाउड. देन अप्रूवल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहिए कंपनी को. ए कंपनी मस्ट पास ए रेजोल्यूशन इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स के बीच में होती है. एंड यहाँ पे कंपनी को एक रेजोल्यूशन पास करना होता है कि यस, वी वांट टू इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट. सो दैट रेजोल्यूशन हैज़ टू बी सबमिटेड एट द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. एंड लास्ट, डिस्काउंट मस्ट नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द फेस वैल्यू. अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है तो डिस्काउंट 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता. दैट मीन्स 1 रुपया कम, 9 रुपये में इशू कर सकते हैं. अगर फेस वैल्यू अगर सपोज 50 रुपीज़ है तो उसका 10% हो गया 5 रुपीज़. ठीक है, तो 5 रुपया से कम का डिस्काउंट ले सकते हैं. दैट मीन्स द कंपनी कैन इशू इट फॉर 48 रुपीज़, 49 रुपीज़, 47, 46, 45 रुपीज़ अप टू. उसके नीचे नहीं जा सकती, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is a profit and loss appropriation account? Again, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है. And it is a statement showing the amount of net profits distributed to each partner after adjustment of expenses like partner's salary, interest on capital, interest on drawings, etc. ठीक है, तो it is just a statement of to show how much profit has to be distributed to different partners.
सारे ग्रॉस प्रॉफिट से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद में जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स. Okay, let's move on to the next question. What is specific reserve? State its features. Again, a very important question. As the name implies, specific, that means for a particular purpose. The reserve created for a particular purpose. Let's see what is the meaning that I have written here. Reserves which are created for some specific purpose and can be used only for those purposes are called specific reserves. Okay? The meaning is very clear. And specific reserve, few examples I have written there, like investment fluctuation reserves, debenture redemption reserves. That means डिबेंचर को जनरली इट इज़ ए लोन ऑफ ए कंपनी एंड कंपनी जानती है कि डिबेंचर को 5 साल या 10 साल के बाद में रिडीम करना होता है, मतलब यू हैव टू गिव इट बैक, तो उसके लिए कंपनी प्रोवाइड करती है रिजर्व. राइट, व्हाट आर द फीचर्स? लेट्स सी द फीचर्स. दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड out of the profits of the company. These reserves are created for a certain purpose. These reserves are also a source of finance for the company. The company may use this for investment purpose for its growth and expansion. And the last one, creation of reserve is not compulsory. It is not mandatory to create such a specific reserve by the company. And the next one, what is meant by forfeiture of shares and what is the result of forfeiture of shares? Again, a very very important topic in accounts, forfeiture of shares, that means cancellation of shares. इसका सबसे पहले मीनिंग देखते हैं. The cancellation of shares due to non-payment of allotment and call money is called forfeiture of shares. Very simple definition. And let's see the main features. The membership of the shareholder is cancelled. Issued capital of the company is reduced. बिकॉज यहाँ पे शेयर होल्डर जब पेमेंट नहीं कर पाता, अलॉटमेंट मनी या उसके बाद में जो कॉल्स मनी है, अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, कैंसल्ड. राइट फ्रेंड्स, इसके बाद में हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. नाउ डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Some people think that it is the decrease in value of fixed assets, but it is not like that in accounting. Accounting में थोड़ा सा change है. It is an expense charged during the year for the decrease in the value of fixed asset. हर साल depreciation charge करना होता है fixed asset पे, और ये depreciation charge करते हैं because fixed asset की जो value है वो हर साल जैसे जैसे उसको यूज़ करते हैं उसकी value कम हो जाती है. राइट, ओके. देखते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स. टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल पोजीशन, वेन एवर यू थिंक अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, हमेशा दिमाग में आपको रखना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नाउ यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड एसेट से जुड़े हुए हैं इन डेप्रिसिएशन. तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू फॉल कर रही है, इन डिक्रीज कर रही है. तो कितना डिक्रीज कर रही है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेप्रिसिएशन से पता कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज टू अक्यूमुलेट फंड्स टू रिप्लेस द एसेट. एज वी नो, फिक्स्ड एसेट की एक लाइफ होती है 10 साल 20 साल, उसके बाद में वो ऑब्सोलीट हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है, और उसको हम लोग बेच देते हैं कबाड़ी वाले को, तो या फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं. तो उस टाइम तक कंपनी के पास में एक फंड होना चाहिए सो दैट इट कैन बाय ए न्यू मशीन. तो इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स. नाउ देखते हैं मेन रिजर्व्स क्या हैं. ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प करने वाली है फ्रेंड्स, तो इसको आपको ध्यान से देखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल रिजर्व, रिजर्व क्रिएटेड टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसीज. अगर फ्यूचर में कोई फ्यूचर इज अनसर्टन, कुछ भी हो सकता है, तो वो कंटिजेंसीज के लिए हर कंपनी जनरल रिजर्व प्रोवाइड करती है. ओके. देन कैपिटल रिजर्व. नाउ दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन्स, कैपिटल प्रॉफिट्स. कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे क्या है? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो यहाँ से कंपनी दिस आर ऑल कैपिटल गेन्स. ये कभी कभी होता है, ऐसा हमेशा रोज़ नहीं होता है. तो यहाँ से जो प्रॉफिट आती है कंपनी की, तो दैट प्रॉफिट इज स्टोर्ड एज कैपिटल रिजर्व. Okay, the next type of reserve is secret reserve. As the name implies, secret reserve.
दैट मीन्स रिजर्व विच आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रिजर्व को हम लोग शो नहीं करते, एंड दिस आर नॉट जनरली नॉट क्रिएटेड इन जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सेप्ट इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ये लोग कर सकते हैं, बाकी जो दूसरी जो कंपनीज हैं जो गुड्स बनाती हैं वो सीक्रेट रिजर्व प्रोवाइड नहीं कर सकती, राइट। फोर्थ, रिजर्व फंड। नाउ व्हेन रिजर्व्स आर यूज्ड टू इन्वेस्ट आउटसाइड द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड रिजर्व फंड। कोई भी ऐसा फंड या कोई भी ऐसा रिजर्व जो कंपनी बना रही है, वो पैसा कंपनी आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस के ऊपर यूज़ नहीं कर रही है, कोई दूसरे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, एंड वहाँ वो जो इन्वेस्टमेंट करती है वहाँ से जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलती है, दैट इज़ एक्यूमुलेटेड, वो डिपॉजिट होता रहता है। सो दैट इज़ रिजर्व फंड। एंड कुछ ऐसे हैं जैसे शेयर मार्केट में कभी कभी कंपनी बहुत सारी कंपनीज हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं, बैंक्स हैं लगाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज लगाती हैं, सो लाइक दैट। देन द नेक्स्ट वन इज सिंकिंग फंड। नाउ दिस फंड इज क्रिएटेड बाय एनुअल कंट्रीब्यूशंस एंड इट इज क्रिएटेड फॉर अ डेफिनाइट पीरियड। इट इज नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, राइट। ये एनुअल कंट्रीब्यूशन, नाउ ये दो वर्ड्स आपको दिमाग में रखना है वेन एवर यू विल डिफाइन सिंकिंग फंड। कि एनुअल कंट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि एनटीओ में होता है, तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एनुअल फीस पेमेंट करते हैं, ठीक है, एंड दैट फीस इज एक्यूमुलेटेड एज सिंकिंग फंड। एंड सिंकिंग फंड मे बी क्रिएटेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जैसे डेप्रिसिएशन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। नाउ डिवेंचर्स भी एक तरीके का लोन है, तो इसका भी जो रीपेमेंट कंपनी को करना है तो उसके लिए भी कंपनी सिंकिंग फंड बना सकती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिंकिंग फंड। एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिजर्व इज स्पेसिफिक रिजर्व, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन किया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ provisions are treated in profit and loss account, trading and profit and loss account, and reserves are treated in profit and loss appropriation account. Very important point. Provisions are legally required, मतलब हर कंपनी को provisions provide करना होता है. It is mandatory, it is legally required, but it is not legally required or mandatory for a company to create reserves. It may or may not create. Amount is used for some specific purposes, but here amount can be used for any purpose. कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ये फंड। प्रोविजंस, इट हैज़ टू बी क्रिएटेड इवन इफ देयर इज प्रॉफिट और लॉस। कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर एनी लाइबिलिटी, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग रिजर्व तभी क्रिएट करेंगे जब कंपनी के पास में सफिशिएंट प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है रिजर्व, लेकिन प्रोविजन ऐसा नहीं होता है। ओके, नाउ प्रोविजंस इट कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, बट इट कैनॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। ये भी अकाउंटिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड यहाँ पे मैंने एसेट्स को 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। नाउ इनके यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीन, बिल्डिंग, व्हीकल, प्लांट, ठीक है, इनकी जो लाइफ होती है बहुत लंबी होती है। करंट एसेट्स, इसके बारे में करंट एसेट्स को हम लोग लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं। ओके, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, सो ऑल दीज आर करंट एसेट्स। Tangible assets, the assets which you can see, feel and touch, they are tangible, like machine, plant, stock, building, right? And intangible, इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, like goodwill,
patents, trademarks. So these are also regarded as assets. Liquid asset again it is a part of current asset जिसके बारे में हम लोग already discussion कर चुके हैं. And the last one is fictitious assets. These are again a very special type of assets like preliminary expenses, underwriters commission. तो ये asset बेसिकली कंपनी बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? स्टेट इट्स फीचर्स. ओके, इट इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच ओनली कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. वेरी सिंपल डेफिनेशन. ओनली यहाँ पे दो टाइप के अकाउंट मेंटेन होते हैं. फर्स्ट कैश अकाउंट और दूसरा पर्सनल अकाउंट्स like debtors, creditors and like that. It does not follow the double entry system of accounting. इसका नाम ही है सिंगल एंट्री. एंड इसके मेन फीचर्स क्या हैं? इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस. ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स. वाउचर होते हैं, वाउचर के बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की. एंड यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स this is prepared to find out the financial position of the company instead of balance sheet. जैसे मोस्टली बैलेंस शीट बनाते हैं हर कंपनी, लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग प्रिपरेशन करती हैं दे प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डेट व्हाट आर द प्रोविजंस दैट बिकम एप्लीकेबल? अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है तो क्या क्या प्रोविजंस पार्टनरशिप फर्म को अप्लाई करने होते हैं? फर्स्ट, पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट अलाउड. नो सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर्स. एंड द लास्ट वन इज इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म ही विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ठीक है, तो ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए. एंड द नेक्स्ट वन, what accounting treatment is given to securities premium account on forfeiture of shares when premium has not been received? When premium has been received. Now कभी कभी जब फॉरफीचर हम लोग करते हैं, जब शेयर्स फॉरफिट होता है तो कभी कभी क्या होता है कि अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम जनरली कंपनी रिसीव करती है. तो अगर कोई शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट पेमेंट किया हुआ है, दैट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम पेमेंट किया हुआ है लेकिन कॉल्स पेमेंट नहीं हुआ है, तो सब्सिक्वेंटली हिज शेयर्स विल बी फॉरफिटेड. तो इन दैट केस जब कंपनी प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है तो ये फॉरफीचर एंट्री है. तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे. ठीक है, ये फॉरफीचर की एंट्री है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने रिसीव किया है. एंड इफ द कंपनी does not receive the security premium on allotment तो उसको यहाँ पे शो करना होता है सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स? These statements are prepared to compare the profitability and financial position of a company for two different periods. Generally ईयर का स्टार्टिंग और ईयर का एंड, ये दोनों के बैलेंसेस को हम लोग कंपेयर करते हैं. एंड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स, दैट मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दो चीज़ों के लिए हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन करते हैं. सॉरी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज these are few important formulas जो आपको याद रखने हैं अकाउंट्स के लिए. एंड जैसे यहाँ पे ये सारे रेशियो एनालिसिस से लिए गए हैं. करेंट रेशियो, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़. लिक्विड रेशियो, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं. लिक्विड एसेट और क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़. डेट रेशियो इज टोटल डेट बाय टोटल एसेट्स. स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक. Gross profit ratio is gross profit by sales into 100%, and net profit ratio in the same way net profit by sales into 100, and debt equity ratio is long term debts by equity capital. तो इसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे. एंड ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस पे मेरे 4 वीडियोज़ हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो.
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो एग्ज़ाम्स में आप लोगों को स्ट्राइक कर सकती है। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, राइट? So best of luck for the exams. See you in the next video with again important numericals on accounting.